हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम बैक टू रिवीजन ऑफ योर लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम चिंटू नोट्स, है ना। आज हम कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लास्ट चैप्टर आपका प्लांट फिजियोलॉजी का, फटाफट इसको मेरे साथ रिवाइज कर लो और फाइनल कर दो एकदम। तो इस चैप्टर में आप बात करते हो कि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। प्लांट्स के पास अब खुद के पास कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हॉर्मोन्स, जिनको लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है। किसी को रूट से स्टेम तक लेकर जाना है, किसी को लीव से किसी और पार्ट के पास लेके जाना है। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर होता है, ये वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। और इसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलते हो? ट्रांसलोकेशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है, ये दो तरीके से हो सकता है। यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। जो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से है, यानी जो रूट से स्टेम की तरफ जा रहा है, वाटर और मिनरल्स, वो यूनी डायरेक्शनल है। याद रखना है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। और जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से है, जो फोटोसिंथेटिक कंपाउंड बन रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, फोटोसिंथेट बन रहे हैं, वो लीव्स में बनते हैं। सोर्स उनका लीव्स है, बट सिंक उनका बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। कोई बर्ड्स है, कोई और लीफ का बर्ड है, फ्लोरल बर्ड है, रूट्स है, तो मल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। फ्लोएम की मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल, जाइलम की यूनी डायरेक्शनल, आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा। रूटेड प्लांट्स में अगर मैं बात करूं, तो जो जाइलम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर और मिनरल्स का, वो यूनी डायरेक्शनल है, और ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मल्टी डायरेक्शनल है, जो फ्लोएम का होता है। ये बात हम कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? फोटोसिंथेटिक लीव्स में, और उनको बहुत सारे एरियाज में एक्सपोर्ट होना, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, इसीलिए वो मल्टी डायरेक्शनल है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, उसको आप रूट से लेकर स्टेम लीव्स तक लेके जाओगे, ये यूनी डायरेक्शनल है। ये दोनों बातें हमने पहले कर ली, वही बात दोबारा लिखी हुई है। ठीक है। कोई भी प्लांट पार्ट जिसकी डेथ हो रही है, कोई लीफ अगर कोई सेनेसेंस की तरफ जा रही है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर आप किसी ग्रोइंग रीजन को दोगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से है बेटा, इसीलिए फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल है, क्योंकि आप देखो ना, उस ओल्ड लीफ से यंग लीफ की तरफ आप जाओगे, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीफ से रूट की तरफ जाते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। उसी के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, इसीलिए फ्लोएम की मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल होती है। अच्छा, जो हॉर्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, though in very small amount, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other parts. Specifically hormones, plant growth regulators की बात हो रही है कि उनकी जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो आपने देख लिया कि प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होनी है। लॉन्ग डिस्टेंस पर होनी है, शॉर्ट डिस्टेंस पर भी होनी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को आप ट्रांसलोकेशन बोलते हो, जो जाइलम फ्लोएम से होती है, जो यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल होती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब अगर मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस पर भी होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें, जो सिर्फ या तो किसी एक सेल के अंदर या सेल से दूसरे सेल के अंदर, बस उतना ट्रांसपोर्ट। अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे फूड और वाटर की मूवमेंट की मैं बात करूं, तो ये डिफ्यूजन से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। डिफ्यूजन दो तरीके का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, और आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है। फिर आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ रहा है, उसके सिवा साइक्लोसिस, है ना, ओस्मोसिस, ये सारी टर्म्स जो आप पढ़ते हो बेटा, ये सब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के। याद रखना, ये सारी टर्मिनोलॉजी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, एक एक करके सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? पैसिव मूवमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, तो इंट्रा सेलुलर हो सकती है, वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर। इंटर सेलुलर हो सकती है, एक सेल से दूसरे सेल, या ज्यादा से ज्यादा किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। डिफ्यूजन पैसिव है, तो कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, रैंडम फैशन में मूवमेंट होता है, स्लो प्रोसेस है, इसको एक लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये फिजिकल प्रोसेस है, एनसीईआरटी बोलती है, एक लिविंग सिस्टम की इसको जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा। डिफ्यूजन आपको किस में देखने को मिलता है? ज्यादातर आपको गैसेस और लिक्विड्स में देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसपे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। सॉलिड खुद से डिफ्यूजन नहीं करता उतना, लेकिन उसके अंदर डिफ्यूजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम चॉक डिप इन वाटर वाला एग्जांपल पढ़ते हैं, कि अगर आप चॉक डिप करते हो वाटर में, तो वाटर उसमें राइज कर जाता है, लेकिन चॉक का खुद का डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अच्छा। डिफ्यूजन प्लांट्स को क्यों चाहिए? प्लांट्स के अंदर जितनी भी गैशियस मूवमेंट है, उसका इकलौता, द ओनली मीन्स इज डिफ्यूजन, जिससे गैशियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर होता है। ये डिफ्यूजन किन किन चीजों से अफेक्ट होता है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑफ कोर्स, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और प्रेशर भी डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है।
ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के बाद आता है आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वही डिफ्यूजन करना है, पैसिव करना है, हाई टू लो करना है, लेकिन किसी प्रोटीन, किसी चैनल प्रोटीन, किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से अगर आप ये चीज करो, क्योंकि जो सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है वो हाइड्रोफिलिक है और वो लिपिड मेम्ब्रेन में से डायरेक्टली जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। तो उस केस में आपको कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद लेनी पड़ेगी। फैसिलिटी लोगे आप, इसीलिए उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किन किन चीजों पे अफेक्ट करेगा? साइज ऑफ मॉलिक्यूल, छोटा साइज है तो जल्दी चला जाएगा। लिपिड में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, किसी भी डिफ्यूजन के लिए लिपिड सॉल्युबल है तो सीधा मेम्ब्रेन में से पास हो जाएगा। उसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वो हाई टू लो जाता है। इफ द मॉलिक्यूल इज बिगर, अगर उसका साइज बड़ा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। मैंने आपको बताया था साइज छोटा है तो जल्दी पास करेगा, बड़ा है तो स्लो होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस तो जल्दी से फास्टली डिफ्यूज कर जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का डिफ्यूजन करवाना है तो आपको स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। आपने यहाँ पे देखा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आपको जरूरत पड़ती है। एनर्जी नहीं लगेगी पर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन में एक चैनल बनाता है, एक रास्ता बनाता है और मॉलिक्यूल उसमें से पास कर जाता है, मॉलिक्यूल उसमें से पास कर जाता है। ये चैनल्स जो हैं, कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, उनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो बेटा वो गेटेड चैनल्स है ना, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो या तो गेटेड चैनल्स होते हैं या कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिकली कोई लिगेंड लगेगा, कोई एटीपी लगेगा, तो कोई एक सब्सटेंस लगेगा जिसकी वजह से ये गेट ओपन होगा। इसका डिटेल आपको नहीं पढ़ना, पर याद रखना ये गेट कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा ओपन रहेंगे, कुछ को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं पोरेंस। पोरेंस स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो आपको मिलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल में? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में आपको मिलेंगे, प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में आपको मिलेंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी आउटर मेम्ब्रेन में आपको पोरेंस मिलते हैं। पोरेंस थोड़े साइज में बड़े हैं, दे कैन अलाउ द प्रोटीन्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू इट। छोटे बहुत पेप्टाइड नहीं, स्मॉल प्रोटीन के साइज का प्रोटीन उसमें से पास कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो आपने पढ़ ली पोरेंस, उसके सिवा बेटा कुछ वाटर चैनल्स आपको बताया मैं, है ना। आपकी मेम्ब्रेन में कुछ वाटर चैनल्स होते हैं जो वाटर की मूवमेंट अलाउ करते हैं। 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस, वाटर चैनल को एक्वापोरेंस बोला, एंड 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस आपके पास है। तो ये एक्वापोरेन और ये नॉर्मल पोरेन, ये दोनों फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अलाउ करते हैं, हमको याद रखना है। ठीक है, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक कैरियर प्रोटीन से होता है, ये मूवमेंट दो तरीके की है, एक्चुअली 3 तरीके की है। आपके पास यूनिपोर्ट आ रहा है, आपके पास एंटीपोर्ट आता है, आपके पास सिम्पोर्ट आता है। क्या डिफरेंस है बेटा इनमें? डायरेक्शन के बेसिस पर आप ट्रांसपोर्ट को 3 में डिवाइड करते हैं, सिम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और यूनिपोर्ट। 2 मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट हो और वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो सिम्पोर्ट, 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंटीपोर्ट, और सिंगल ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो यूनिपोर्ट, सिंगल मॉलिक्यूल जा रहा हो तो यूनिपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका हो गया। थर्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपके पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके अंदर भी आपको कैरियर प्रोटीन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस बार हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आप अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे, एनर्जी है, एटीपी लगेगा, एटीपी की फॉर्म में आप एनर्जी का यूज करेंगे। जो प्रोटीन है वो पंप है, पंप प्रोटीन है, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसे ही आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हो। यहाँ पर बेटा एक रेट भी लिख लो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या जो स्पीड है मूवमेंट की, वो सबसे ज्यादा किस में है, उसका क्या ऑर्डर है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो सिंपल डिफ्यूजन की है ना, मेम्ब्रेन में से सीधा सीधा सिंपल डिफ्यूजन। उससे कम स्पीड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और सबसे कम स्पीड होती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की। तो ये स्पीड आप लोग याद रखिएगा। उसके सिवा डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों ट्रांसपोर्ट को के कंपैरिजन है ना, इनके कंपैरिजन करके एक चार्ट बना हुआ है, एनसीईआरटी का चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस किस को चाहिए, किस किस को चाहिए? फैसिलिटेटेड और एक्टिव को, सिंपल को नहीं चाहिए। बेटा ये जो प्रोटीन है, जो गेट आपने लगा रखे हैं जिसमें से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर आप अलाउ करते हो, अब क्योंकि वो मॉलिक्यूल एक गेट लगा हुआ है तो गेट हर किसी को तो जाने नहीं देगा, कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को ही जाने देगा। तो सेलेक्टिव कौन होंगे? जिनके पास ये कैरियर प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो सेलेक्टिव कौन है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
सैचुरेट भी कौन होगा, फैसिलिटेटेड और एक्टिव, क्योंकि उसके पास एक गेट है, वो गेट स्पेसिफिक चीजों को अपने अंदर से जाने देता है, और वो गेट हो सकता है सारे के सारे गेट फिल्ड हो, तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट कर जाएगा। यहीं पर आप एक और चीज लिख सकते हो, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, क्योंकि क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो गेट से हो रहा है, तो गेट पे कोई इनहिबिटर आके बैठ सकता है जो मूवमेंट ना करने दे। तो सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी कौन कौन होंगे, फैसिलिटेटेड होगा और एक्टिव होगा, सिंपल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास प्रोटीन है ही नहीं। तो ये एक चीज आप याद रख सकते हैं। अपहिल मतलब एक्टिव, वो सिर्फ आपको एक्टिव में मिलेगा, और एटीपी की रिक्वायरमेंट भी आपको सिर्फ एक्टिव में। तो ये कंपैरिजन हमने तीनों का यहाँ पर देख लिया। फिर आता है आपके पास कुछ प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट के अंदर मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, मिनरल्स की, वाटर की मूवमेंट के लिए रिलेशन होता है ना, अलग अलग सेल्स में वाटर का रिलेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है। इसमें आप बहुत सारे मिनी टॉपिक्स पढ़ते हो, आप प्लाज्मोलिसिस पढ़ते हो, आप ऑस्मोसिस पढ़ते हो, आप इम्बिबिशन पढ़ते हो, आप वाटर पोटेंशियल पढ़ते हो, आप सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ते हो, आप प्रेशर पोटेंशियल पढ़ते हो, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्बिबिशन रिवाइज कर लेते हैं। इम्बिबिशन एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, जिसमें सोल्यूट्स या कोलोइड्स के अंदर डिफ्यूजन होता है, स्लो रेट में होता है, पहले एड्सॉर्प्शन होता है फिर एब्सॉर्प्शन होता है, पहले एफिनिटी बनती है फिर वो मॉलिक्यूल अंदर इम्बाइब होता है, ठीक है। ये भी अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये पैसिव है, ठीक है। एक सॉलिड एक कोलोइड होगा जिसमें एक लिक्विड इम्बाइब होगा ना, स्पेशल तरीके के सॉलिड या कोलोइड्स होते हैं जिसमें ये इम्बिबिशन होता है, ठीक है, इम्बाइब करेगा वो, ओके। अच्छा, दो चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इम्बिबिशन में, एफिनिटी फॉर द लिक्विड एंड ऑल्सो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। तो पहली चीज है एड्सॉर्प्शन के लिए, उसमें एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करती है, जो आपका एड्सोर्बेंट है और जो आपका लिक्विड है उसके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, तभी तो वो उसके ऊपर बैठेगा। फिर वो क्या बोलते हैं, जो आपका एब्सोर्बेंट है और जो आपका लिक्विड है उसके बीच में वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना चाहिए ताकि पानी अंदर आए। तो पहले में एड्सॉर्प्शन होता है फिर एब्सॉर्प्शन होता है। अच्छा, इम्बाइबिशन के या इम्बिबिशन के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। इम्बिबिशन के एग्जांपल्स जैसे कि सीड जर्मिनेशन, तो सीड जो है वो वाटर को इनटेक करेगा, जर्मिनेशन करेगा, फिर है ना, सीड ब्रेक ओपन होगा, जर्मिनेशन होगा इम्बिबिशन के प्रेशर से। दूसरा, प्री हिस्टोरिक मैन, है ना, आपके रॉक्स को स्प्लिट करने के लिए, रॉक्स या बोल्डर को स्प्लिट करने के लिए भी इम्बिबिशन का यूज करते थे। तो ये बहुत दो कॉमन एग्जांपल इम्बिबिशन के आपके पास आते हैं, बस इतना आपको याद रखना है इम्बिबिशन में कि स्पेशल तरीके का डिफ्यूजन है जो पैसिव होता है, जिसमें पहले एड्सॉर्प्शन होगा बाद में एब्सॉर्प्शन होगा, बात खत्म। फिर आ रहा है आपके पास वाटर पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ढंग से हमने ये रिवाइज करना है। जितना ज्यादा वाटर का कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। साई से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल में इसकी प्रेशर की यूनिट होती है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है और ये ग्रेटेस्ट है, ये मैक्सिमम है, याद रखना मैक्सिमम होता है 0। इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लेस देन प्योर वाटर होगा, जिसका मतलब नेगेटिव होगा। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि मैक्सिमम 0 है, तो सॉल्यूशन का हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल में दो कंपोनेंट्स आते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल भी आता है और प्रेशर पोटेंशियल भी आता है। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, the magnitude of lowering of water potential due to addition of solute is called solute potential, कि आप कितना सोल्यूट ऐड कर सकते हो, और वो सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कितना कम होगा, वही सोल्यूट पोटेंशियल होता है। सोल्यूट पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई एस, और ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल जैसे जैसे आप सोल्यूट्स ऐड करते जाओगे वो और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, वो और ज्यादा कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो सोल्यूट ऐड करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल कम होता है और नेगेटिव होता जाता है, ठीक है। दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। वाटर जाता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, ये आपका PYQ है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करूं तो साई P यानी कि प्रेशर पोटेंशियल 0 होता है, तो उस टाइम वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर पोटेंशियल 0 है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा, प्रेशर पोटेंशियल 0 है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर आपके पास एक फ्री सॉल्यूशन है, मैं प्रेशर अप्लाई करने वाला उस पर इंक्रीज कर दूं, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उस पर प्रेशर लगाऊं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ओनली केस है जिसमें साई डब्ल्यू पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि वैसे तो 0 है, आप उस पर प्रेशर लगाओगे, उसको इंक्रीज करोगे तो वो पॉजिटिव चला जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्या, प्रेशर पोटेंशियल, जिसे आप साई पी बोलते हो। अगर एक प्लांट सेल है उसमें डिफ्यूजन हुआ, वाटर अंदर आया, इट विल बिल्ड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, तो सेल टर्जिड हो जाएगा। अब सेल टर्जिड हो जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, इसे ही आप प्रेशर पोटेंशियल कहते हो। जैसे ही वाटर अंदर आया
अब ये प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, इसे या प्रेशर पोटेंशियल कहते हो। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज क्रिटिकल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट टू स्टेम वाया जाइलम सेल्स। जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो जाइलम में एक नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर आता है ताकि पानी ऊपर खींचा जाए। वैसे प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, याद रखना। वाटर पोटेंशियल और इनके बीच में रिलेशन क्या है? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यहीं पर लिख लो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो ये दोनों इक्वली आपको याद होने चाहिए। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। फिर आपके पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है जी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम किसकी बात करते हैं? पैसिव मूवमेंट, लेकिन वाटर की। आपकी जो सेल वॉल है प्लांट में वो परमिएबल टू वाटर है ना, स्मॉल सब्सटेंसेस ऑफ वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन लेकिन आपकी सेमी परमिएबल होती है, वो किसी सब्सटेंस को जाने देगी, किसी को नहीं जाने देगी। सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल की मेम्ब्रेन, जिसे आप टोनोप्लास्ट बोलते हो, ये दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि प्लांट में किस चीज की एंट्री होगी और कौन सा आउटसाइड जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो परमिएबल है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? दो सॉल्यूशन ले रहे हो, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले रहे हो। फिर जो वाटर की मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो, उसे ही ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल, बेटा सेमी परमिएबल हो या सेलेक्टिवली परमिएबल हो चल जाएगा, पहले सेमी परमिएबल को प्रायोरिटी देना, दूसरे नंबर पर सेलेक्टिवली परमिएबल भी रखना। तो सेलेक्टिवली परमिएबल से वाटर का डिफ्यूजन होना है। वाटर का डिफ्यूजन होना है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर अपनी हाई टू लो जाएगा, सोल्यूट लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई जाएगा, इसे ही आप ऑस्मोसिस बोलते हो। फिर आपको एक बात लिखी हुई है कि जो वैक्यूल का सैप है, वैक्यूल का भी कंट्रीब्यूशन होता है प्लांट सेल का सोल्यूट पोटेंशियल बना के रखने में, है ना, क्योंकि जो वैक्यूल का सैप है वो भी सोल्यूट पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। ऑस्मोसिस में मूवमेंट दो चीजों पर डिपेंड करती है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। अगर दो सॉल्यूशन को चेंबर में डालोगे, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालोगे, तो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो पैसिव होगी। और कब तक होगी? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक ये मूवमेंट होगी। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों में वाटर पोटेंशियल सेम हो चुका होगा, वाटर की मूवमेंट कैसे होती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे ही आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हो। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप किसको कहते हो? वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होना हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, और जिस पोटेंशियल से, उस वाटर मॉलिक्यूल में जितना पोटेंशियल है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में मूव करने का, वही उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, और ये नेगेटिव होता है। फिर आपके सामने यहाँ पर एक थिसल फनल एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इस थिसल फनल एक्सपेरिमेंट से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन किया था, याद रखना, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। इस एक्सपेरिमेंट से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेम होते हैं पर साइन अपोजिट। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था? इसको बोलते हैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थिसल फनल एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने क्या देखा? तो थिसल फनल एक्सपेरिमेंट में हमने एक वाटर और सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया था फनल में, है ना, और बीकर में हमने लिया था नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर, और उनके बीच में लगाई थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ था? बीकर से वाटर जा रहा था फनल में, फनल के अंदर हाइपरटोनिक शुगर सॉल्यूशन था, तो उसका लेवल धीरे धीरे रेज कर रहा था, फनल के अंदर वाटर रेज कर रहा था। ये जो वाटर की मूवमेंट है दोनों सॉल्यूशन में, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अगर आप एक थिसल की मदद से ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, जैसा कि यहाँ पर है, इतना प्रेशर लगाओगे कि वाटर का डिफ्यूजन बीकर से फनल के अंदर आप रोक दो, तो ये जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, जिससे आपने ऑस्मोसिस को रोक दिया, वाटर की मूवमेंट को रोक दिया, इसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। याद रखना, जितना ज्यादा सोल्यूट का कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये थिसल फनल एक्सपेरिमेंट हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सोल्यूट की कंसेंट्रेशन से डिटरमाइन होता है, जितना सोल्यूट का कंसेंट्रेशन उतना ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना सोल्यूट का कंसेंट्रेशन होगा उतना ही वाटर उसकी तरफ डिफ्यूज करेगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपको उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा वाटर की एंट्री को स्टॉप करने के लिए। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल फॉर अ सॉल्यूशन दैट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आप पहले भी देख चुके हो, क्योंकि साई पी 0 होगा तो साई डब्ल्यू साई एस के इक्वल होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, लेकिन इनके साइन उल्टे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सेम है पर अपोजिट डायरेक्शन में है। जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल, आपको याद रखना है।
ऑस्मोसिस हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमारे पास आता है प्लाज्मोलिसिस, जो आपने अभी ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से प्लाज्मोलिसिस आपके पास आता है। अगर मैं एक प्लांट सेल लूं तो प्लांट सेल के अंदर अगर वाटर आएगा तो वो टर्जिड हो जाएगा और उससे वाटर रिलीज होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। ये चीजें क्यों होंगी, डिपेंड करता है आपने उस प्लांट सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखा है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, 3 तरीके के आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। अगर उस एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज्यादा है, यानी वहां पर सोल्यूट ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हो हाइपरटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन में अगर आपने एक प्लांट सेल रखा तो उसके अंदर का सारा पानी बाहर आ जाएगा, पहले साइटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब वाटर एग्जिट करता है ना तो पहले साइटोप्लाज्म से एग्जिट करता है, साइटोप्लाज्म से एग्जिट करता है, फिर वैक्यूल से एग्जिट करता है। इस पे क्वेश्चन है तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ। अब पानी बाहर आएगा, सेल आपका श्रिंक हो जाएगा, है ना, ऑस्मोसिस से पानी बाहर आएगा, सेल बेचारा श्रिंक होकर छोटा सा सेल वॉल से अलग हो जाएगा। इसी को आप प्लाज्मोलिसिस बोलते हो, ऐसे सेल को आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हो। ये रहा। और यहां पर आपका प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे केस में हम क्या दिख रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ हुआ, हाई वाटर पोटेंशियल टू, जो बाहर था, टू लो वाटर पोटेंशियल, है ना, ये हो गया प्लाज्मोलिसिस। लेकिन प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो प्लाज्मोलिसिस हो गया, अगर मैं उसको वापस हाइपोटोनिक में रख दूं जहां बाहर पानी ज्यादा है तो आपका प्लाज्मोलिसिस रिवर्स हो जाएगा। अगर आपके एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कम है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में तो वो हाइपोटोनिक है। अगर मैं इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस हाइपोटोनिक में रखूंगी तो बाहर सोल्यूट कम है, बाहर पानी ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो पानी सेल के अंदर आएगा, सॉल्यूशन से इनटू द सेल आएगा। अब इस केस में वापस साइटोप्लाज्म में प्रेशर होगा, एक प्रेशर बिल्ड होगा जो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा और टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। तो जब आपका प्लाज्मोलिसिस रिवर्स होता है, पहले सेल फ्लैसिड बनता है फिर टर्जिड बनता है, बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा तो सेल एकदम टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर वो वहां पर शो करेगा, ये आपके पास पीवाईक्यू में पूछा गया है। यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है बेटा, यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और यहाँ जीरो होता है, फ्लैसिड कंडीशन में जीरो होता है। ये आपको हाइपोटोनिक में मिलेगा और ये आपको आइसोटोनिक में मिलेगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में अगर कंसेंट्रेशन एक्सटर्नल सॉल्यूशन का सेम हो सेल साइटोप्लाज्म को, उसको आप आइसोटोनिक बोलते हो। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई नेट फ्लो नहीं होता, जितना अंदर पानी आएगा उतना ही बाहर जाएगा, इक्विलिब्रियम है, इसे आप फ्लैसिड स्टेट बोलते हो, इसे आप फ्लैसिड स्टेट बोलते हो। यहाँ पर आपको बताया है कि जो टर्गर प्रेशर प्रोटोप्लास्ट लगा रहा है सेल वॉल पे, वो वाटर की एंट्री की वजह से लगा रहा है, उसे ही प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, उसे ही प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, जो नेगेटिव है, जो जीरो है और जो पॉजिटिव है, ठीक है। आगे चले, आगे चले, फिर आ रहा है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब शॉर्ट डिस्टेंस की जितनी भी चीजें थी, ऑस्मोसिस था, प्लाज्मोलिसिस था, इम्बिबिशन था, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, पैसिव ट्रांसपोर्ट था, आपने हर चीज यहाँ पर कंप्लीट कर ली, रिलेशन भी स्टडी कर लिया, है ना। फिर आपके पास आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपिरेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्यों, आपको पता है जो फूड है उसको एब्जॉर्ब या तो आपको फूड जो बना है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, वाटर जो एब्जॉर्ब किया उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे। सिर्फ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस से जब काम नहीं चलेगा तो आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसे मास या बल्क फ्लो भी कहते हैं। तो प्लांट अपने वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस से करते हैं और ये डिफ्यूजन से फास्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफ्यूजन से फास्टर होता है। मास फ्लो हाइपोथेसिस में बल्क में सब्सटेंस जाएगा, लेकिन एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे अगर आपको पानी रूट से स्टेम में लेके जाना है, लीफ के पास लेके जाना है, तो आपको एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये प्रेशर दो तरीके के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे आप गार्डन होज से पानी दे रहे हो, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे आप स्ट्रो से पानी ऊपर खींच रहे हो। तो या नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला आपका एक्टिव होता है, उसमें एनर्जी लगती है, और नेगेटिव वाला आपका पैसिव भी होता है, ठीक है। तो ये जो बल्क फ्लो है ये किससे होगा, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, इसे क्या कहते हो, ट्रांसलोकेशन। ये पहले पैराग्राफ में हमने रिवाइज कर लिया था। जाइलम से किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज्यादातर तो वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट पे जाएगा। फ्लोएम से ज्यादातर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, लीफ से अदर पार्ट को जाएगा। जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल, आपको याद रखना। Bulk flow system differ from diffusion in transporting substance across long distance at the same pace and is achieved through positive or negative hydrostatic pressure। तो दो ग्रेडियंट बनेंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब पहले हम पानी का देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का। वाटर कहाँ से जाएगा, जाइलम से, रूट में एब्जॉर्ब होगा और टिप ऑफ प्लांट तक जाएगा।
एब्जॉर्ब कौन करेगा? सबसे पहले रूट हेयर। रूट हेयर है वो वाटर के साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। याद रखना ये जो मिनरल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, इन्होंने यहाँ पर डिफ्यूजन जरूर लिखा हुआ है बट ये सिर्फ डिफ्यूजन आपके पास नहीं होता, एक्टिवली बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है। डिफ्यूजन नहीं है, ज्यादातर आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर वाटर पीछे पीछे डिफ्यूजन से या पैसिवली आता है। पैसिवली कौन आता है? वाटर। मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? एक्टिव। याद रखनी है ये डिफरेंस आपको। मिनरल्स डिफ्यूजन से नहीं आएंगे, एक्टिवली आएंगे। पीछे पीछे पानी पैसिवली आएगा तो एक टग प्रेशर क्रिएट होगा, वो फिर आगे मूवमेंट कर देगा, उसे ही आप रूट प्रेशर कहते हो, उसे ही आप रूट प्रेशर कहते हो। ठीक है, एक बार पानी एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको रूट की अंदर लेयर्स में जाना है। लेयर्स कौन सी है? एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फाइनली वैस्कुलर टिश्यू आएगा। दो पाथवे से मूवमेंट हो सकती है, एक एपोप्लास्ट एक सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मूवमेंट में वाटर इंटरसेल्युलर स्पेस से जाता है, परमिएबल सेल वॉल से जाता है। इंटरप्ट कहाँ होगा? एंडोडर्मिस पे, जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है सुबेरिन की। सिर्फ यहां पर एपोप्लास्ट नहीं हो पाएगा, वरना उससे पहले इंटरसेल्युलर स्पेस से बहुत आसानी से ये पैसिव मूवमेंट हो जाती है। ये पैसिव मूवमेंट हो जाती है जिसे आप एपोप्लास्ट बोलते हो। दूसरी मूवमेंट होती है सिम्प्लास्ट, ये आपके पास होती है एक्टिव। ये आपके पास होती है एक्टिव। पानी आ गया, एपिडर्मिस एब्जॉर्ब कर लिया अपन ने। अब सिम्प्लास्ट मूवमेंट में वो पानी साइटोप्लाज्म से होके जाएगा, इंटरसेल्युलर मूवमेंट करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा से मूवमेंट करेगा, डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट जाएगा। नोट्स तो परमिएबल सेल मेम्ब्रेन में से सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा, थोड़ा स्लो होगा। देखो ना बेटा, सेल के अंदर से जाना है तो स्लो होगा, विदाउट एनी डाउट स्लो होगा। ज्यादातर वाटर की मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली जो मूवमेंट है वो एपोप्लास्ट से होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, तो वो इंटरसेल्युलर स्पेस से जाने देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली अगर आप इनर लेयर में देखोगे रूट के, तो एपोप्लास्ट से ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अड़ता कहाँ पर है, रुकता कहाँ पर है? जहाँ एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस इम्पर्मिएबल है वाटर के लिए, क्योंकि वहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप से वहाँ सुबेरिन है, तो वहाँ एपोप्लास्ट हो नहीं पाता, तो वहाँ सिम्प्लास्ट आपको करना ही करना पड़ता है। और ये जो सिम्प्लास्ट है ये चेक पॉइंट की तरह वहां पर बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है? सुबेरिन वाली लेयर एंडोडर्मिस, वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वॉल को, क्योंकि वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। तो वहां सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट, कौन सा पाथवे है? सिम्प्लास्ट। कहां पर? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट से ही वैस्कुलर टिश्यू तक आपके वाटर और मिनरल्स पहुंचाए जा सकते हैं। एक बार आपका वाटर जाइलम में पहुंच गया, फिर जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स वो डेड है, वहां एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है। वो पूरा नॉन लिविंग पार्ट है, तो वहां सिर्फ एपोप्लास्टिक मूवमेंट होती है। ये डायग्राम देख लो, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट सेल के अंदर से जा रही है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट साइड साइड से होती जाती है। तो एपोप्लास्टिक इंटरसेल्युलर स्पेस से होती है, सिम्प्लास्ट सेल से होता है। सिम्प्लास्ट एक्टिव है, टाइम लेगा, स्लो है, एपोप्लास्ट क्विक है, और ज्यादातर एपोप्लास्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ ये एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप है जहां सिम्प्लास्ट करना ही करना पड़ेगा। एक बार पानी आपके वेस्कुलर टिश्यू में आ गया तो सिर्फ एपोप्लास्ट। सीक्वेंस याद हो गया हमको, रिवाइज हो गया सीक्वेंस। फिर हमें बताया कुछ प्लांट्स के पास माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि पाइनस। माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है? फंगस का एसोसिएशन। ये फंगस के साथ एसोसिएशन करते हैं। फंगस क्या करता है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है प्लांट को। कितनी मदद कर रहा है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है। बदले में प्लांट उसे क्या देता है? शुगर कंटेनिंग कंपाउंड, खाना बना के देता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमीनो एसिड्स वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो ये दोनों चीजें उसको प्लांट से मिलती हैं। अब हम क्या देखेंगे? वाटर की मूवमेंट। अब हम किस में देख रहे हैं बेटा? जाइलम के अंदर। ठीक है, रूट से जाइलम तक लाना आपने देख लिया, एक्टिवली होता है मिनरल का। सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों से हो सकता है। अब आप देखोगे जाइलम के अंदर ये मूवमेंट कैसी है। तो दो प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पहला होता है रूट प्रेशर, दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर होता है पॉजिटिव, ट्रांसपिरेशन पुल होता है नेगेटिव। याद रखना, रूट प्रेशर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक है, ट्रांसपिरेशन पुल नेगेटिव है। दो तरीके के प्रेशर होते हैं जो मूवमेंट करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, mineral ions from the soil are pushed into the root vascular tissue actively. Actively बेटा मैं बता रही हूँ, डिफ्यूजन नहीं, एक्टिवली। मिनरल्स कैसे जाते हैं? एक्टिवली ही जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पर पानी आता है। पानी के आने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर एक पुश देता है जाइलम के अंदर। इसी पॉजिटिव प्रेशर को आप रूट प्रेशर बोलते हो। ये पूछा भी है, मिनरल्स एक्टिवली, पानी पैसिवली। तो प्रेशर होगा, पुश होगा, और आपका जो वाटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, उसे आप रूट प्रेशर बोलते हो। रूट प्रेशर आप डिटरमाइन भी कर सकते हो एक कट स्टेम एक्सपेरिमेंट से। अर्ली मॉर्निंग में जाओ, है ना, किसी
किसी छोटा हर्बेशियस प्लांट लो, उसकी सॉफ्ट स्टेम को हॉरिजॉन्टली कट कर दो किसी ब्लेड की मदद से, लिक्विड उसमें से बाहर आएगा, वो रूट प्रेशर की वजह से बाहर आता हुआ लिक्विड है। ये जो बाहर ऊज आउट कर रहा है लिक्विड, वो पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से आया हुआ है। अगर आप वहां पर एक रबर ट्यूब फिक्स कर दोगे तो आप उस एक्सुडेट को कलेक्ट भी कर सकते हो और आपको पता चलेगा उसमें वाटर और मिनरल ही है। इसका मतलब जाइलम से जो ट्रांसपोर्टेशन है छोटे डिस्टेंस तक रूट प्रेशर से हो जाता है। आप नाइट के टाइम या अर्ली मॉर्निंग भी रूट प्रेशर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम इवेपोरेशन बहुत स्लो है, तो ट्रांसपिरेशन पुल उतना है नहीं, तो मैक्सिमम धक्का जो लगा रहा है वो रूट प्रेशर लगा रहा होता है रात के टाइम और अर्ली सुबह के टाइम। जो ओस की बूंदे होती है ना पत्तियों पे, लीव्स पे, जो ड्यू कलेक्ट होता है वो रूट प्रेशर से ही होता है बेटा, है ना। तो क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, स्पेशल ओपनिंग ऑफ द वेन्स कॉल्ड हाइडोथोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग को क्या बोलते हो? हाइडोथोट्स, जो लीव्स की वेन पे है नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स, वो वहां पर रिलीज हो जाती हैं वाटर की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में। और इस रिलीज होने को ही आप बोलते हो गटेशन, ये भी पूछा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए गटेशन किस वजह से है? रूट प्रेशर। किसकी वजह से है? रूट प्रेशर। धक्का लगाया पीछे से, प्रेशर आया, पॉजिटिव प्रेशर आया, है ना, और उस पॉजिटिव एक्टिव प्रेशर की वजह से लिक्विड ओज आउट किया, वो आपका गटेशन होता है। ठीक है, तो गटेशन किसकी वजह से? पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये पूछा भी गया। रूट प्रेशर लेकिन मेजोरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता। मेजोरिटी ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ट्रांसपिरेशन पुल से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा जो वाटर का मूवमेंट है वो ट्रांसपिरेशन पुल से है। सिर्फ रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में ही आपको जो है गटेशन, रूट प्रेशर देखने को मिलेगा। ट्रांसपिरेशन पुल किसकी वजह से है? ट्रांसपिरेशन की वजह से। गटेशन की तरह ट्रांसपिरेशन में वाटर लिक्विड की फॉर्म में नहीं निकलता, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन आप हेल्दी प्लांट में देख सकते हो, पॉलिथीन बैग लगा लो, आपको वो भाप, वो वाटर वेपर दिख जाएगा। ठीक है, जो वाटर ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से लॉस होता है उसी से वाटर ऊपर मूव होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। वो नेगेटिव प्रेशर एक पुल क्रिएट करता है और पानी को नीचे से खींचता है। ये पुल इतना स्ट्रॉन्ग है बेटा कि 15 मीटर्स पर आवर, एक घंटे में 15 मीटर्स की हाइट तक पानी को ऊपर लेकर जा सकता है। और भी कुछ फोर्सेस हैं जो इस पानी की अपवर्ड मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे कोहेजन और सरफेस टेंशन। कोहेजन इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, एंड सरफेस टेंशन क्या है कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है ना, तब उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है। ये भी आपसे पूछा गया। इस कोहेशन टेंशन की वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, इसीलिए जो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी ऊपर जाता है ना, उसे कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। जो आप ये पढ़ते हो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी इतना ऊपर गया, इसे कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इतना पानी ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है वाटर की। इतनी मेहनत करने पर भी फोटोसिंथेसिस में सिर्फ लेस देन 1% पानी यूज होता है, बाकी सारा 99% ट्रांसपिरेशन में उड़ जाता है। 99% उड़ जाता है, सिर्फ 1% वहां पर यूज हो जाता है। इसीलिए तो आप पढ़ते हो ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस से कॉम्प्रोमाइज, कितना सारा पानी का नुकसान हो रहा है। अब ये ट्रांसपिरेशन है क्या, इसके बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन थ्रू स्टोमेटा, उस लीव्स में, उसका बोलते हो ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपोर्टिंग वाटर और मिनरल्स वहां तक आते हैं, और किस किस वे में ट्रांसपिरेशन मदद करता है? वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेकर आने में मदद करता है, पहला हेल्प। दूसरा हेल्प, ये लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन से कूल करेगा लीफ के सरफेस को, कूल करेगा लीफ के सरफेस को। तीसरी चीज, क्योंकि वाटर आएगा तो सेल में टर्जिडिटी होगी, सेल की शेप मेंटेन करेगा, तो ये सेल की शेप मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे फायदे हैं, ये सारी हेल्प है बेटा, ये सारे फंक्शन है ट्रांसपिरेशन के। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा, लाइट ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, बाहर ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन कम। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे कि कितना स्टोमेटा है, कितना नंबर है स्टोमेटा का, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर भी क्वेश्चन आया। तो दोनों फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर आपको डिफरेंस बताया है डाइकोट की लीफ और मोनोकोट की लीफ में। डाइकोट की लीफ होती है हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक का मतलब कि इसके लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा है। और मोनोकोट की लीफ होती है एम्फीस्टोमैटिक, एम्फीस्टोमैटिक, एम्फीस्टोमैटिक का मतलब कि इक्वल है दोनों सरफेस पे, स्टोमेटा इक्वल है दोनों सरफेस पे। ठीक है, जो आपका स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी किस पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। जो सराउंडिंग गार्ड सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी होगी, वो टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा, वरना बंद हो जाएगा। इस गार्ड सेल की शेप याद रखना, डाइकोट्स में गार्ड सेल की जो शेप है
वो बीन शेप है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रही है, ठीक है। मोनोकोट में जो गार्ड सेल की शेप है वो डम्बल शेप होती है, वो डम्बल शेप होती है। तो ये दोनों शेप याद रखना, मोनोकोट्स में कुछ इस तरीके से डम्बल शेप होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है, ये देख रहे हैं आप, डम्बल शेप होती है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि वो एक पुल क्रिएट करता है, उस पुल की वजह से वाटर ऊपर जाता है, इसे आप एसेंट ऑफ वाटर इन जाइलम कहते हो, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज और हैं जो इस ट्रांसपिरेशन पुल में हेल्प करती हैं, एक आप पहली पढ़ चुके हो, कोहेजन और सरफेस टेंशन, तीसरी होती है एडहेशन, तीसरी होती है एडहेशन। कोहेजन इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, उसे आप कोहेजन कहते हैं। एडहेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू बी अट्रैक्टेड टू पोलर सरफेस, जैसे एडहेसिव ग्लू होती है ना, तो पोलर सरफेस से उसका जो अट्रैक्शन है, जैसे ट्रैकिड्स और वेसल्स में आप देख सकते हो, वो आपके पास एडहेशन हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या कहता है कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है ना, तो आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो सरफेस टेंशन। अब ये तीनों चीजें, कोहेजन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, ये तीनों मिलकर प्लांट को, वाटर को टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं और कैपिलैरिटी देते हैं, ताकि ट्रैकिड्स और वेसल्स की पतले पतले डायमीटर में भी आपका वाटर ऊपर जा सके, ठीक है। तो बेटा याद रखना, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन पुल से होता है, नेगेटिव प्रेशर है, पैसिव है, पानी को ऊपर लेकर जाने का काम करेगा। ट्रांसपिरेशन के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो अगर उस कैपिलैरिटी में एयर गैप बन जाए उसको फुलफिल करने का काम रूट प्रेशर करती है। रूट प्रेशर पॉजिटिव होती है, ट्रांसपिरेशन पुल नेगेटिव होती है। रूट प्रेशर छोटा डिस्टेंस तक ही मूवमेंट करवा सकती है, ट्रांसपिरेशन पुल लॉन्ग डिस्टेंस तक करवा सकती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में कुछ और बातें भी आ रही है आपके पास। जब ये वाटर इवेपोरेट करता है ट्रांसपिरेशन से, तो अ थिन फिल्म ऑफ वाटर अपीयर ओवर द सेल्स व्हिच पुल वाटर, जिन्होंने वाटर को पुल किया था वहां पर एक थिन लेयर आ जाती है, फिल्म आ जाती है वाटर की। मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल लीफ के अंदर वाटर आता है फिर जाइलम से, क्योंकि लीफ में से तो उड़ गया, तो वहां पर कमी हो गई, वहां पर नेगेटिव प्रेशर आ गया, तो जाइलम से पानी कहाँ आ जाता है, लीफ में आ जाता है। द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज लोअर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम है, लीफ की सबस्टोमेटल कैविटी में ज्यादा है, लीफ के पास इंट्रासेल्युलर स्पेस में ज्यादा है, तभी तो एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। ये ट्रांसपिरेशन ही समझा रहे हैं बेटा आपको कि लीफ के पास पानी ज्यादा है, बाहर वाटर वेपर कम है, तो वो इवेपोरेट कर जाता है सराउंडिंग एयर। एक बार ये इवेपोरेशन हो जाता है लीफ से एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है किसके बीच में, आउटसाइड एयर और एयर स्पेसेस ऑफ लीफ के बीच में। इस ग्रेडियंट की वजह से फिर एक बार पानी हवा के अंदर आ गया, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, वो ग्रेडियंट जाता है जाइलम और फोटोसिंथेटिक सेल के बीच में। अब लीफ की फोटोसिंथेटिक सेल्स के पास पानी नहीं है, जाइलम के पास है, तो फिर मूवमेंट करेगा, फिर मूवमेंट करेगा। तो हमने इतनी देर से ट्रांसपिरेशन क्यों करवाया, ताकि एक पुल क्रिएट हो और फाइनली जाइलम से पानी उस फोटोसिंथेटिक सेल, उस लीफ के अंदर आ सके, तो अनलोडिंग हो जाती है वहां पे पानी की। फिर आपके पास एक टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, है ना। क्यों, अभी आपने देखा फोटोसिंथेसिस के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पानी ऊपर लेके जा रहे हो, लेकिन सिर्फ 1% ही वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बहुत सारे पानी का लॉस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए, वाटर आता है लेकिन डिप्लीट हो जाता है ट्रांसपिरेशन से, बहुत सारा पानी डिप्लीट हो जाता है ट्रांसपिरेशन से, तो लैक ऑफ अवेलेबल वाटर में लिमिट फोटोसिंथेसिस। अब इसको कौन सॉल्व कर चुके हैं, C4 प्लांट। C4 प्लांट ने CO2 की अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, वाटर लॉस कम किया है, इसीलिए वो C3 से ज्यादा इफेक्टिव है। ये हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में कि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो ये 2 बार आपके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, वाटर का लॉस इसने कम कर दिया है सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पे। यहाँ पर आपको एक डाइकोट लीफ दिखाई है, जिसमें आपको पेलिसेड सेल्स, पंजी सेल्स, जाइलम, है ना, स्टोमेटल अपर्चर दिख रहा है, जो कि अबैक्सियल सरफेस पर है। हाइपोस्टोमेटिक लीफ आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, वाटर लाई रूट्स में, रूट से लेकर गए जाइलम तक, जाइलम से पहुंचा दिया हमने ऊपर तक। अब हम किसकी बात करें कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, इनका अपटेक कैसे हुआ था, एक्टिवली या पैसिव, तो वो पूरा कंक्लूजन आपके पास यहाँ पर है, इसीलिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपने यहाँ पर रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। प्लांट जो मिनरल्स लेता है सॉइल से, वो एक्टिवली भी ले सकता है, पैसिवली भी, लेकिन मेजरली एक्टिव, याद रखना, मेजरली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, पानी पीछे पीछे पैसिव भी आता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आयंस बस सेल मेम्ब्रेन से रूट में चले जाएंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कर, पर जाते एक्टिवली हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयंस के मूवमेंट के लिए अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। जो एंडोडर्मल के सेल्स होते हैं वहां पर सुपेरिन है, आपको पता है, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है बेटा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, बहुत बढ़िया चेक पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि एंडोडर्मिस पे तो सिंपलेस्ट करना ही पड़ेगा, और एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन ने इतने बढ़िया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रखे हुए हैं जो चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में और किस सेलेक्टिव
एटम को या सोल्यूट को आपने अलाउ करना है जाइलम में देने को, किसको नहीं अलाउ करना है, वो चीज हो जाती है। अब ये जो मिनरल्स है वापस आपके पास पहुंच जाएंगे जहां तक आपको इनको अनलोड करना है वहां तक। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट अलाउ करती है, पैसिवली नहीं एक्टिवली। एक्टिवली कैस्पेरियन स्ट्रिप से एक्टिव मूवमेंट सिम्प्लास्ट से होगा। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आयन का, ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाते हैं रूट्स में, जिसकी वजह से फिर अपटेक हो जाता है, वाटर के साथ अपटेक हो जाता है। एक बार ये आयन जाइलम में पहुंच जाते हैं बाय पैसिव या एक्टिव अब्सॉर्प्शन, मेजरली एक्टिव बट दोनों से ही जा सकते हैं। फिर इनको आप स्टेम के पास लेके जाते हो, अपने सिंक के पास ये पहुंचते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से पूरा पुल लगा, अपने सिंक के पास ये पहुंच गए। वहां पर आपको इनकी अनलोडिंग करनी है, वहां पर आपको इनकी अनलोडिंग करनी है फाइन वेन एंडिंग्स में। वो अनलोडिंग डिफ्यूजन से भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है। तो सेम चीज होगी बेटा, अगर मैं लोडिंग की या अपटेक की बात करूं, वो भी एक्टिव प्लस पैसिव है मिनरल आयंस का, लेकिन मेजरली एक्टिव, याद रखना। अगर मैं अनलोडिंग की बात करूंगी, ठीक है, जाइलम से ट्रांसपिरेशन पुल से पूरा खून खींच लिया, अब आप पहुंच गए एंड तक, सिंक तक, अब आपको वाटर और मिनरल देना है, तो वो भी एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। वाटर पैसिवली जाता है, वाटर का एब्सॉर्प्शन भी पैसिवली होता है, लोडिंग भी पैसिव होती है, अनलोडिंग भी पैसिव होती है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये मिनरल्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, मिनरल्स एक्टिव पैसिव दोनों, वाटर पैसिव, ठीक है। अच्छा, फिर आपको कुछ पता रखा है कि आप कन्वेंशनली जो मानते थे कि जाइलम से सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जाते हैं और फ्लोएम से सिर्फ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये फ्लोएम से ही तो जाएंगे, सेनेसेंट पार्ट से ग्रोइंग पार्ट पे जाएंगे, लीफ की डेथ से पहले फ्लोएम से जाएंगे, तो फ्लोएम में आपके इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी जा रहे हैं, है ना। कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे कैल्शियम, वो मूव नहीं करता, पर जो मूव करते हैं बेटा वो फ्लोएम से जाते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि अगर आपको लगता था कि जाइलम से सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जाते हैं, पर बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीनो एसिड की फॉर्म में जाइलम एक्सुडेट में मिलते हैं, बहुत सारे फॉस्फोरस और सल्फर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जाइलम में मिलते हैं। तो एक कंक्लूजन आया था फाइनल कि जाइलम में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दोनों है, फ्लोएम में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दोनों है, इनको अलग अलग क्लासिफाई हम नहीं कर सकते। पानी का ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, लास्ट में खाने का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। खाने का ट्रांसपोर्टेशन, खाना शुगर की फॉर्म में बने, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज की फॉर्म में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। खाना बना, सोर्स से सिंक पे लेके जाना है फ्लोएम से, इसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ज्यादातर सोर्स लीफ होती है और सिंक कुछ भी हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकता है, कोई और लीफ हो सकती है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्योंकि ये सिंक और सोर्स रिवर्स होते रहते हैं, इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, है ना। तो सिंक और सोर्स रिवर्स होते रहते हैं, इसीलिए ये मल्टी डायरेक्शनल है, इसीलिए ये मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। अच्छा, तो जो फूड ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम से बाई डायरेक्शनल, आप मल्टी डायरेक्शनल याद रखना, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होता है, ये आपके पास नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रायोरिटी मल्टी डायरेक्शनल को देना, फिर आप बाई डायरेक्शनल भी याद कर सकते हो। फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो सीव ट्यूब सेल से होती है, लंबे लंबे कॉलम सेल्स हैं, एंड में होल्स होते हैं इनके पास, उससे आप सीव प्लेट, सीव पोर्स या सीव प्लेट बोलते हो, ठीक है। Most of the cellular function of sieve tube cells inside the phloem are carried out by companion cells. क्यों? क्योंकि sieve cells खुद enucleated है, उनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो इनके फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? कंपेनियन सेल्स रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मूवमेंट देख लो कैसे होगा। The fluid that passes through this phloem cells is called phloem sap. जो इसमें से मूव करता है वो phloem sap है, जिसमें पानी और सुक्रोज मिक्स है। एक एक्सपेरिमेंट आता है आपके पास, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे आप फ्लोएम का रोल देख सकते हो इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये आपके पास आया हुआ है बेटा। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बार्क रिमूव की जाती है, बहुत सिंपल इस चीज को समझो। बार्क रिमूव की तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ था आपने रिमूव कर दिया, यानी आपने फ्लोएम भी रिमूव कर दिया। अब क्योंकि आपने फ्लोएम रिमूव कर दिया, जाइलम है, तो पानी तो रूट से लीफ के पास पहुंच जाएगा, लेकिन फूड जो है वो लीफ से रूट के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो इस गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से ये हुआ था कि रूट मर गई थी, रूट कुछ टाइम बाद मर गई थी, और जहां पर आपने कट किया था वहां से आपको जो फ्लोएम का एक्सीडेंट है वो गिरता हुआ दिखा था, जिससे हमें पता चला था कि फ्लोएम खाने की मूवमेंट करता है लीफ से रूट में। लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा लगता था कि यार अगर फ्लोएम कट कर देने से
रूट मर गई, इसका मतलब फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ खाने की मूवमेंट अप टू डाउन करता है, यूनिडायरेक्शनल करता है। लेकिन हम जानते हैं फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल नहीं। तो एक कंफ्यूजन भी इससे क्रिएट हुआ था। बट इसमें हमने किया क्या था, फ्लोएम को रिमूव किया था। इसमें होता क्या है, रूट डाइज फर्स्ट, और इसमें हमने फ्लोएम का रोल देखा था कि हाँ, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम का बहुत बड़ा रोल है, ये हमने देखा था। एक्चुअली फ्लोएम से खाने की मूवमेंट होती कैसी है, जो फ्लोएम का सैप है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। जिस मैकेनिज्म से जाता है उसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया। सुक्रोज जाएगा पहले कंपेनियन सेल्स में, ये देखो ये जो सेल्स हैं इनके बगल में कंपेनियन सेल्स होते हैं, वहां पर जाता है। तो सुक्रोज पहले जाएगा कंपेनियन सेल्स में, उसकी होगी लोडिंग। लोडिंग होती है एक्टिव, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, ये एक्टिव होती है। फ्लोएम की वजह से जो कंपेनियन सेल्स हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि आपने सुक्रोज डाल दिया। तो एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स में। अब उसकी वजह से, क्योंकि वहां पर शुगर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक ज्यादा है, बगल में कौन है, जाइलम। जाइलम से पानी किसके अंदर आएगा, फ्लोएम में ऑस्मोसिस करेगा। अब पानी की मूवमेंट की वजह से सीव ट्यूब में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, नीचे वाले सीव ट्यूब में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। फ्लोएम सैप की मूवमेंट सिंक की तरफ मूव हो जाएगी टुवर्ड लो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसे ही सुक्रोज वहां पहुंचेगा जहां सिंक है, वहां से सुक्रोज की अनलोडिंग होगी, वो भी एक्टिव होगी। जैसे ही वहां से सुक्रोज निकलेगा, वाटर पोटेंशियल फिर से फ्लोएम में हाई हो जाएगा, तो पानी फ्लोएम से वापस जाइलम में जाएगा, पानी फ्लोएम से वापस जाइलम में जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से कम हो गया, तो ऊपर से सुक्रोज वापस नीचे आ जाएगा। और इस तरीके से मूवमेंट होती है किसी भी सोर्स से सिंक की तरफ। सिंक यहाँ भी हो सकता है, सिंक यहाँ भी हो सकता है, बेटा डिपेंड करता है। लेकिन जो भी सिंक होगा वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो मूवमेंट होती रहेगी। इसी तरीके से आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस होता है। मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस आपका इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो कि पहला चैप्टर था आपके पास, वो भी कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट हो गया। लिख देना जिन्होंने भी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हों, वो प्लांट फिजियो डन, आपका चिंटू नोट से प्लांट फिजियो डन हो गया। तो प्लांट फिजियो डन, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स भी हम आपके फटाफट रिवाइज कर लेंगे। याद करते रहो, मोटिवेटेड रहो, डिप्रेस मत हो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे से याद होंगे। इस टाइम मुझे पता है बच्चे पैनिक मोड में चले जाते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है बेटा जाने की, आपको सब आता है। खुद पर भरोसा रखो, रिवीजन करते रहो, एंड आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।